सॉरी, नेटवर्क कनेक्शन हो गया था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ अंकिता शाह एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज, बिहार। सो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें मैं बेसिकली आज आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैसे तैयारी कर सके। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग जानते हैं कि जो मेरा सिलेबस है मैंने कंप्लीट कर दिया है, क्लास 6 साइंस, और उसकी भी मैं आज आप लोगों को एक शॉर्ट थ्योरी वे में पढ़ाऊंगी एंड में। पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो शॉर्ट पीरियड में हम कैसे चीज़ों को ग्रैब कर सके, कैसे कर सके। ठीक है, सो जैसे कि बहुत सारे बच्चे अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डरे हुए हैं कि लाइक कोरोना काल है, पढ़ाई नहीं किया साल भर तो कैसे करेंगे। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम कैसे पढ़ेंगे, टेंशन हो रहा है। सो क्या होता है ना, पहले हम लोगों को चीज़ों को देखना होता है कि कैसे हम कर सकेंगे। लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ 7 से 8 घंटा पढ़ेंगे तो हम लोग कर लेंगे, बट फिर भी क्या होता है 7 से 8 घंटा पढ़ने के बावजूद भी वो लोग क्या होता है एवरेज मार्क लाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमी उनमें है, कमी क्या है ना, हम लोगों को अपना जो पढ़ाई का स्टाइल है वो चेंज करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, दैट मीन्स कि आप लोगों को पहले ये जानना होगा कि व्हाट टाइप ऑफ लर्नर यू आर, मतलब आप किस तरह के लर्नर हो। बेसिकली क्या होता है, बहुत तरह के बच्चे होते हैं जो चीज़ों को देख के ग्रैब करते हैं, दैट मीन्स कि विजुअल लर्नर उसको हम लोग बोलते हैं। मतलब लाइक कोई भी चीज़ को देखते तो वो इजिली मगअप कर लेते, ग्रैब कर लेते हैं, डायग्राम्स, फोटोग्राफ्स। ठीक है ना, जैसे बुक्स में भी हम लोग अगर कोई बुक्स देखते हैं तो डायग्राम्स वगैरह क्या होता है हम लोग इजिली ग्रैब कर पाते हैं। तो उस तरह के जो लर्नर्स होते हैं उसको बोलते हैं विजुअल लर्नर। और जो सेकेंड तरह के लर्नर्स होते हैं बच्चे, दैट इज ऑडिटरी लर्नर, जो सुनने की कैपेसिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। इसलिए बोलते हैं ना, क्लासरूम में जो हम लोग लाइक टीचर्स पढ़ाते हैं तो हमारे सुनने की कैपेसिटी अच्छी होती है, तो उस तरह के बच्चों को बोलते हैं ऑडिटरी लर्नर, जो सुन के मतलब उनको उनकी जो मेमोरी होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अगर किसी चीज़ को 6 महीने पहले सुने हैं या साल पहले, उनके दिमाग में वो चीज़ रहता है। ठीक है, तो उस तरह के लर्नर को हम बोलते हैं ऑडिटरी लर्नर। ओके, एंड जो थर्ड तरह के लर्नर होते हैं दैट इज रीड एंड राइट लर्नर। दैट मीन्स कि वो खूब लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एग्जामिनेशन के पहले एक एक क्वेश्चन को 10 बार 15 बार। तो उस तरह के लर्नर्स को बोलते हैं रीड एंड राइट लर्नर। और जो चौथे तरह के लर्नर होते हैं दैट इज काइनेस्टिक लर्नर। वो लर्नर्स बेसिकली पढ़ाई में उनको पढ़ने की जो होती है ना वो नहीं होती, वो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू अपने पढ़ाई करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि आप लोगों ने देखा होगा लाइक हम लोग पढ़ते हैं तो अपने फिंगर टैप करते हैं या फिर पेन को राउंड करते हैं, तो उस तरह के लर्नर्स को बोलते हैं काइनेस्टिक लर्नर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड दैट कि आप किस तरह के लर्नर हो। ठीक है, तभी आप अपना जो है स्टडी इफेक्टिवली और अच्छे वे से कर सकोगे। ओके, सो जो सेकेंड थिंग मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ दैट इज़ कि आप एग्जाम में अपना कॉपी के प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज एग्जामिनर लाइक जो भी होता है यू नो दैट कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। सो कॉपी में बेसिकली जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को करना चाहिए एग्जाम टाइम में, दोनों साइड मार्जिन देनी चाहिए, कॉपी के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इन अ प्रॉपर मार्जिन। ये क्या होता है, आपकी कॉपी को एक ब्यूटीफुली प्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, एंड जो दूसरा चीज़ आपको करना चाहिए, यू हैव टू ट्राई टू यूज ब्लू और ब्लैक पेन, एटलीस्ट बॉल पॉइंट, एंड जो है एक्स्ट्रा भी रखा करो पेन, लाइक और कोई दूसरा पेन से मत लिखा करो। लाइक अगर मैंने मान लो एग्जाम में ब्लू पेन से लिख रही हूँ और फिर पेन खत्म हो गया तो डोंट यूज एनी अनदर पेन, वो पेन को 2-3 एक्स्ट्रा लेके जाओ। ठीक है, और अगर मैं क्वेश्चन के वे से बात करूँ तो लाइक जैसे कि मैंने पेपर एनालाइज किया अभी बच्चों का 6th to 10th का देखा, तो उसमें बेसिकली मैंने देखा कि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ टाइप क्वेश्चंस, या फिर आप मैचिंग बोल सकते हो, फिर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो उस तरह के क्वेश्चन जो भी होते हैं ना उसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। क्योंकि क्या होता है बच्चे उसमें ज़्यादा समय बिता लेते हैं, जो हमारे शॉर्ट आंसर्स है, लॉन्ग आंसर्स, उसमें समय कम पड़ जाता है। और जो हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं उसको हम लोगों को बेसिकली 50 to 70 वर्ड में लिखना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। और हम लोगों को टाइम भी देखना चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब मैं भी थी लाइक स्टूडेंट, तब क्या करते थे हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत समय बिता देते थे। इससे क्या होता था, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे उसमें समय कम पड़ जाता था, है ना, सबके साथ होता है ये बेसिकली।
तो बट आप लोगों को वो गलती नहीं करना है, तो उसके लिए भी एक उपाय है जो मैं बताऊंगी अभी। एंड जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसको हम लोगों को बेसिकली 100 to 150 वर्ड में लिखना चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन दैट, अच्छे से। अगर हम साइंस की बात करें, जस्ट आई एम योर साइंस टीचर, सो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितना हो सके सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको पता है कि कहाँ पे आपका कौन सा वीक पॉइंट है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कौन से पोर्शंस पे आप ज़्यादा समय लगा रहे हो। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? दैट मीन्स कि क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस को हम लोगों को परफेक्ट बनाना होता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस क्या होते हैं, सेक्शन सी में आते हैं, जो कि हम लोगों को एक या दो टच करने होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं, और हम लोगों को 100 and 150 वर्ड्स में लिखना होता है। तो वी हैव टू मेंटेन दैट कि हम उस टाइम में उतना लिख सके, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, हमारा टाइम मैनेजमेंट का जो हमारा दिक्कत है वो अच्छा हो जाएगा, मतलब हम लोग ईजिली कर पाएंगे। और अगर हम बात करें लाइक साइंस के व्यू में, तो साइंस में जो होता है, हम लोग कोई भी थेसिस या थ्योरी नहीं लिख सकते, है ना। साइंस में चीज़ें क्या होती है, टू द पॉइंट हमें लिखनी होती है। सो ट्राई टू राइट, जो भी आंसर्स आप लिखते हो कोशिश करो पॉइंट वाइज लिखने का, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसे पॉइंट वाइज चीज़ें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो इससे क्या होगा, आपको लाइक बाकियों से आपका प्रेजेंटेशन अलग होगा और बहुत ही बेहतर होगा। अंडरस्टैंड? एंड साइंस से रिलेटेड मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग बेसिकली जितना हो सके डायग्राम्स अच्छे से बनाओ प्रॉपरली, क्योंकि वो भी एक इफेक्टिव होता है, आपके प्रेजेंटेशन को चार चांद लगा देता है, आप कह सकते हो। ऑब्जर्वेशन टेबल, डायग्राम की लेवलिंग अच्छे से करो, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस एग्जाम एक्चुअली, ठीक है। एंड जो भी एनालाइज करो आप लोग प्रीवियस इसके क्वेश्चंस को, टाइम एनालाइज करो, देखो आपके कौन कौन से पोर्शंस में आप वीक हो, उसको आप फिर उस पर टाइम दो, ठीक है। एंड ये तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताया, क्योंकि एज वी नो रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, जैसे कि मान लो इस क्लासरूम में जो टीचर्स होते हैं, तो वो तो आपको जानते हैं कि हाँ यू आर अ गुड स्टूडेंट और यू आर अ एवरेज स्टूडेंट और यू आर अ वीक स्टूडेंट, वो आपका क्लासीफाई कर लेते हैं। बट एज अ एग्जामिनर जो एग्जाम लेते हैं, ठीक है ना, तो वो तो आपको नहीं जानते हैं कि ये कॉपी किसका है, ठीक है ना। तो वो क्या बस प्रेजेंटेशन के बेसिस में आपको मार्क्स देते हैं। इन अ क्लासरूम में आपको क्या मार्क्स मिलता है, वो तो टीचर जानते हैं कि हाँ यू आर अ गुड स्टूडेंट, ठीक है ना, तो उस बेसिस से आपको मार्क्स मिल जाता है। और हाँ उस टाइम इंप्रेशन होता है कि हाँ लाइक योर कॉपीज एंड यू आर अ गुड स्टूडेंट, योर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड इन स्कूल। बट एग्जामिनर को तो नहीं पता है कि आपका कॉपी है ना। तो इसमें क्या होता है, जितना बेस्ट आप प्रेजेंटेशन दे सको, दैट्स ऑल नीड हेयर। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि 100 में 30 मार्क्स तो हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और 70 हमारे थ्योरीज होते हैं, दैट इज थियोरिटिकल, है ना। सो थियोरिटिकल बेस्ड में तो बच्चे अच्छे मार्क्स ले आते हैं, 70 में 69 65 ले आते हैं। बट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम प्रैक्टिकल में क्या होगा, बहुत टेंशन हो रही है, थ्योरी में तो मैं बेरा पार हो जाएगा। बट आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल में भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, इवन 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हो। बस उसके लिए आप लोगों को कुछ टिप्स है जो मैं बताती हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। क्या होता है ना, हम लोग प्रैक्टिकल जब करते हैं तो जो भी आपके सिलेबस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, तो हमारे ग्रेजुएशंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे। तो उस एक्सपेरिमेंट को, या आप अभी 10th में हो या 12th में हो या कोई भी क्लास में हो, एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी आपके सिलेबस में है एकेडमिक, उसको आप लोग अच्छे से मगअप पढ़ लो थॉरोली। आई एम नॉट सेइंग कि उसको याद करना है, बस थॉरोली उसको मगअप करके पढ़ना है, ठीक है। लाइक जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, जो एपरेटस उसमें यूज़ होता है, उसको पढ़ लो। व्हाट द स्टेप फॉर, जो भी स्टेप्स होते हैं उनको पढ़ लो। ऑब्जर्वेशन टेबल पढ़ लो। एंड उसके बाद कंक्लूजन पढ़ लो। दैट्स ऑल, इट इज़ वेरी एनफ फॉर दैट, वो बहुत कम है, इतना पढ़ लो। जो भी एग्जामिनर होते हैं, लाइक जो भी इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं, वो यही पूछते हैं कि हाँ इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा एपरेटस का इस्तेमाल हुआ, या फिर इसमें कौन सी ऑब्जर्वेशन टेबल क्या है, या फिर इसमें क्या कंक्लूजन आया। सो यही पूछते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अच्छे से आप लोग कर सकोगे, ठीक है। तो ये तो मेरा रहा जो मैंने आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। और जो मैं आज बताऊंगी, जैसे कि मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाती थी, ठीक है ना, क्लास 6 की, तो मैं चैप्टर वाइज सारे चैप्टर की थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को दिमाग में रहे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। इन लाइक कह सकते हो शॉर्ट समरी,
ठीक है ना। सो जैसे कि मैंने साइंस में चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था क्लास 6 का, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। ठीक है। सो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था फूड के बारे में कि फूड क्या होता है, फूड हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, उस क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं उसके अंदर, यूजेस ऑफ फूड। ठीक है ना। तो इस टॉपिक में जैसे कि मैंने न्यूट्रिएंट के बारे में ही पढ़ाया था, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल। तो इसके लिए आप एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हो कि हाँ ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जामिनेशन व्यू से आ सकते हैं। जैसे कि मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट भी पढ़ाया था। तो फूड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दैट्स लाइक मैंने अभी बताया कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, ये सब होते हैं। इनके एग्जांपल्स आप देख सकते हो, विटामिन्स के डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज भी आप देख सकते हो। तो चैप्टर 2 में मैंने आप लोगों को ये बताया था। नाउ लेट्स कम टू चैप्टर 3, दैट इज फाइबर टू फेवरिक। ठीक है ना। तो फाइबर क्या होता है, फेवरिक क्या होता है, वो हम लोग देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, वो भी आप देख सकते हो। नेचुरल फाइबर में जो कॉटन एंड जूट का पोर्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एज आई हैव सीन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इसमें ये आया था। And I have just mentioned, I haven't mentioned one thing that is from chapter 2 actually. Chapter 2 में एक points है बैलेंस डाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आते हैं। नाउ कम्स टू चैप्टर नंबर 4, दैट इज शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। ठीक है। सो इसमें क्या मटेरियल को आप कैसे शॉर्ट कर सकते हो, तो इसमें बेसिकली 2 तरह के होते हैं, नेचुरल ऑकरिंग और मैनमेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मटेरियल होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो अपीयरेंस, मतलब वो दिखता कैसे है, उसकी हार्डनेस, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी फ्लोटेशन, उनकी ट्रांसपेरेंसी, दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आप इस चैप्टर में ये सब टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हो। बाकी टॉपिक्स जो है आपकी MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स वे से आ सकती है, बट ये टॉपिक्स जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के वे में जरूर आएगा। नाउ कम्स टू चैप्टर नंबर 5, दैट इज सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि आप सब्सटेंस को किस वे से सेपरेट कर सकते हो। बेसिकली इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगी दैट इज मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब किन किन तरीके से हम सब्सटेंस को ईजिली सेपरेट कर पाते हैं। दैट इज लाइक हैंड पिकिंग मेथड, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन एंड कंडेंसेशन। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट मेथड्स जो कि आप लोग देख सकते हो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के वे में। नाउ कम्स टू चैप्टर नंबर 6, एंड चैप्टर नंबर 6 इज चेंजेस अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास कितने तरह के चेंजेस हो रहे हैं वो मैंने बताया था। एंड मैंने क्लासिफिकेशन भी बताया था, जस्ट लाइक रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो इस चैप्टर में ये जो पोर्शन है, दिस 2 पोर्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स टू चैप्टर नंबर 7, दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है। सो इसमें मैंने बताया था आप लोगों की टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में बताया था, जस्ट लाइक हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, उनके साइज के बारे में बेसिकली बताया था। एंड इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन से जानते हैं प्लांट के क्या पार्ट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज पेटल एंड स्टेमन। ठीक है ना। तो ये 2 पोर्शंस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। एंड नाउ कम्स टू चैप्टर नंबर 8, दैट इज बॉडी मूवमेंट। ठीक है। तो बॉडी मूवमेंट में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं, इसमें स्केलेटन के बारे में भी पढ़ते हैं। एंड हम लोग इस चैप्टर में जॉइंट्स के बारे में भी पढ़े थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग याद होगा तो हिंज जॉइंट, फिक्स जॉइंट क्या होता है, मैंने स्केलेटन सिस्टम का पूरा अच्छे से आप लोगों को डिस्क्राइब किया था। मैंने बोन्स, कार्टिलेज के बारे में भी बताया था, और मैंने एनिमल मूवमेंट भी इसमें बताया था, जस्ट लाइक कॉकरोच, अर्थवॉर्म, फिश, स्नेल के बारे में भी आप लोगों को बताया था। इनके मूवमेंट को भी बारे में बताया है, जस्ट लाइक मैं अगर अर्थवॉर्म की मूवमेंट बता रही हूँ, जैसे अर्थवॉर्म क्या होता है, मसल्स के द्वारा वो मूवमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस से वो चलते हैं, जैसे कि मैंने उसका ब्रीफली दिया था। तो आप वो भी देख सकते हो, अगर नहीं देखा है तो मेरी वीडियोस में जाकर आप देख सकते हो, आपको ईजिली अवेलेबल है। ठीक है। नाउ कम्स टू चैप्टर नंबर 9, देयर इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है।
तो मैंने इसमें आप लोगों को हैबिटेंट के बारे में बताया था। डैट मीन्स कि हमारा जो हैबिटेंट है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग हैं, तो हम लोग जो क्या है, हम लोगों को रहने के लिए क्या चाहिए, एक शेल्टर चाहिए, प्रॉपर एयर, वाटर, रहने के लिए खाना, घर, कपड़ा चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एक हैबिटेंट है। अगर हमें कोई जंगल में जाके रख दे तो हम नहीं रह पाएंगे, या खुले नदी के पास रहते तो हम नहीं रह पाएंगे। तो वही होता है ना, हैबिटेंट होता है जिसमें हम लोग का जो होता है, हम लोग वो रह पाते हैं उस एरिया में, उस पोर्शन में। तो बेसिकली मैंने दो तरह के हैबिटेंट के बारे में आप लोगों को बताया था। दैट इज द फर्स्ट वन इज अबायोटिक हैबिटेंट एंड द सेकेंड वन इज अबायोटिक हैबिटेंट, ठीक है। और मैंने इसमें एक और टॉपिक पढ़ाया था, दैट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट के अंदर क्या क्या आता है, पहला आता है आपका डेजर्ट, माउंटेन एंड ग्रासलैंड। टेरेस्ट्रियल क्या होता है, जो कि जमीन परत पे जो हैबिटेंट रहते हैं, जमीन में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स या जो भी हैं डेजर्ट में रहते हैं, बहुत सारे माउंटेन में रहते हैं, ग्रासलैंड में रहते हैं, है ना। और दूसरा मैंने हैबिटेंट आप लोगों को बताया था एक्वेटिक हैबिटेंट, मतलब कि ऐसे पेड़ या ऐसे तुम्हारे जानवर जो कि एक्वेटिक, मतलब एक्वा, दैट मीन्स वाटर, जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। तो पानी के अंदर क्या जीव जंतु रह सकते हैं, ओशंस में, पोन्स में, लेक में, है ना। तो इस चैप्टर में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप लोग देख लेंगे। एंड चैप्टर नंबर 10 में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, दैट इज मोशन एंड मेजरमेंट, ठीक है। मोशन एंड मेजरमेंट की बेसिकली मैंने बताया था कि मोशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशंस मैंने बताया था। इवन मैंने स्टोरी ऑफ मोशंस भी बताया था आप लोगों की, कि मोशंस की शुरुआत कैसे हुई, कैसे समझते हैं। डिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था, और कुछ कुछ यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स वगैरह के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, लेंथ, मेजरमेंट एंड ऑल। तो ये सब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड नाउ कम्स टू चैप्टर नंबर 11, दैट इज लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक पढ़ाया था मैंने, दैट इज लाइट। मतलब लाइट क्या होता है, लाइट कैसे हम लोग कैसे, कहाँ से उत्पादन हुआ इसका। मैंने बताया था कि जैसे सोर्स ऑफ लाइट हमारे घर में भी क्या है, जैसे ट्यूबलाइट्स एंड ऑल है। तो ये सब क्या है, लाइट्स के सोर्सेज है। मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, जैसे एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अपना खुद का लाइट होता है, जो अपना खुद का नेचुरल लाइट देते हैं, जैसे कि सन क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि नेचुरली नहीं, वो आर्टिफिशियल लाइट, जैसे कि हम टॉर्च की बात कर सकते हैं, या घर में ट्यूब लाइट होती है, वो सब क्या है, दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो थर्ड टॉपिक मैंने पढ़ाया था, दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइक पूरे ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, आप उनके आर पार के ऑब्जेक्ट को ईजिली देख पाते हो, ठीक है। एंड ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका आप देख पाओगे बट क्लियरली नहीं दिखेगा, लाइक यू कैन से हेजी दिखेगा। जैसे कि जो बटर पेपर होते हैं जो घर पे केक बनाने में इस्तेमाल होते हैं, दैट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिनकी जो आर पार होता है हमें क्लियरली नहीं दिख पाता है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सपोज करो आपके सामने एक वुडन ऑब्जेक्ट है, तो उनके आर पार यू कांट सी दैट ईजिली, तो वो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। एंड मैंने थर्ड टॉपिक इसमें पढ़ाया था कि लाइट्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर आप लोग एक पाइप लोगे, तो आप लोग अगर इस तरीके से देखोगे तो लाइट स्ट्रेट, अगर स्ट्रेटली ट्रैवल होती है, और आप लोग अगर जिगजैग मोशंस के या राउंड पाइप लोगे तो आप यू विल नॉट एबल टू सी लाइट्स। या मान लो आप लोग अपने सामने कैंडल रखे हो, तो अगर कोई आपके पास कोई पाइप है जो कि आप जिगजैग मोशन में हो या राउंड मोशन में हो, तो आप लोगों को ईजिली नहीं दिख पाएगा लाइट, ठीक है, उसमें, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि लाइट क्या होती है, स्ट्रेट ट्रैवल करती है, ठीक है। और जो दो टॉपिक और है इस चैप्टर में, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड शैडो फॉर्मेशन, ये भी मैंने बताया था। चैप्टर नंबर 12 में आते हैं, तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, जिसमें पहला टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, टॉर्च बल्ब के बारे में बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक सर्किट के एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों को बताया था। एंड उसमें मैंने हर किसी के डिस्क्राइब भी किया था। मैंने आप लोगों को डायग्राम के बेसिस से स्ट्रक्चर बताया था कि कैसे टॉर्च की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या लेवलिंग्स मैंने किए थे, वो आप लोग देख सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इम्पॉर्टेंट।
एंड इस चैप्टर में एक दो टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंडक्टर और इंसुलेटर। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे, दैट इज़ कि कौन सा हमारा गुड कंडक्टर है, कौन सा बैड कंडक्टर है, तो वो मैंने देखा था। आप लोग वो एक थॉरोली जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। नाउ कम्स टू चैप्टर नंबर 13, दैट इज फन विथ मैग्नेट। इसमें मैंने आप लोगों को मैग्नेट के बारे में बताया था कि मैग्नेट क्या होता है। मैंने इसकी डिस्कवरी भी दी थी कि मैग्नेट का खोज कहाँ से हुआ, कौन सा शेपर्ड नाम का एक आदमी था, इन्होंने मैग्नेट की खोज की, शिप को लेकर ये गए थे यार्ड में, तो मैंने उसकी स्टोरी अच्छे से दी हुई है, आप देख सकते हो। इस चैप्टर में भी दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। मतलब रिपल्शन अट्रैक्शन क्या होता है? रिपल्शन बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि रिपेल करते हैं। जैसे कि इससे पहले मैं एक और चीज़ बताती हूँ, पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में मैंने बताया था, दैट इज दो तरह के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो रिपल्शन में क्या होता है, अगर टू डिफरेंट पोल, टू सेम पोल अगर साथ रहे तो वो क्या होता है, रिपेल होता है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि साउथ पोल एंड साउथ पोल, अगर ये दो सामने रहे तो ये क्या होगा, रिपेल होगा, एक दूसरे से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो उस तरह के को हम लोग, उस तरह के मैग्नेट्स को हम बोलते हैं रिपल्शन। और अगर कोई डिफरेंट पोल, दैट मीन्स यू कैन से दैट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अगर ये दो सामने रहे तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो दीज पोल्स आर कॉल्ड अट्रैक्शन, ठीक है। नाउ कम्स टू चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाटर। वाटर तो हमारे लाइक नॉर्मल लाइफ में हम लोग वाटर के वर्ड तो सुने ही हैं, वेरी फेमिलियर है। तो ये चैप्टर इज़ वेरी वेरी इजी। इस क्लास 6 के अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 14 जो है दैट इज़ वेरी इजी, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसमें क्या है, हमें पानी, जो कि हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इवन कांट थिंक देयर लाइफ विदाउट वाटर, है ना। वाटर एंड एयर, दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, पानी के बारे में, कि व्हाट इज़ वाटर, वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, वाटर को हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सोर्सेस ऑफ वाटर का क्या है, हम लोग को पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, मैंने ये बताया था। स्टेट्स ऑफ वाटर भी मैंने बताया था आप लोगों को कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये स्टेट्स होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि वाटर को हम लोग किस किस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन बताया था, किस किस तरीके से वाटर को हम लोग सेव कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 इज ऑल अबाउट दैट ओनली। नाउ कम्स टू चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर अराउंड अस। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था एयर के बारे में कि एयर क्या होता है। एयर क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल। जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेज, उसका मिक्सचर क्या होता है, उसी को एयर बोलते हैं। मैंने उसमें आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ भी दिया था कि एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। जस्ट लाइक एयर क्या होता है, इनविजिबल होता है, इसको हम लोग ईजिली कॉम्प्रेस नहीं कर पाते हैं। एयर हैज़ अ मास। तो मैंने एयर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई थी। एंड मैंने ये भी बताया था कि जो वैक्यूम होती है, वैक्यूम प्लेस या कोई भी वैक्यूम कंटेनर में क्या होता है, एयर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एंड मैंने कंपोजिशन ऑफ एयर बताया था, इसमें मैंने उसमें ये बताया था कि सबसे ज़्यादा जो होता है मेन कंस्टिट्यूएंट एयर का, जो कि होता है नाइट्रोजन, ठीक है, दैट इज 78% मैंने बताया था। एंड सेकेंड थिंग मैंने बताया था ऑक्सीजन के बारे में, जो कि हमारा 21% होता है। एंड जो कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल एंड अदर गैसेज जो होते हैं सिर्फ 1% होता है, ठीक है। एंड मैंने यूजेस ऑफ एयर भी इसमें आप लोगों को मेंशन किया था। Okay, now comes to chapter number 16 and it says that the name of the chapter is garbage in and garbage out, जिसमें मैंने आप लोगों को गार्बेज के बारे में पढ़ाया था कि गार्बेज क्या होता है। जस्ट लाइक गार्बेज क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल जो हमारे कोई यूज़ का ना हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, गार्बेज बोल देते हैं। सेकेंड टॉपिक मैंने बताया था दैट इज़ लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है, जो लो लाइंग एरिया होते हैं, जैसे कि हमारे घर पे सुबह सुबह सफाई कर्मचारियाँ आते हैं, डस्टबिन से जो भी हमारे डंप कचरे होते हैं वो लेके जाते हैं। तो वो हम लोग कभी सोचे नहीं कि वो लेके जाते हैं, बट वो फेंकते कहाँ हैं। तो वो फेंकते कहाँ हैं, दैट इज़ लैंडफिल एरिया उसको बोलते हैं, ठीक है। वो लाइक गड्ढा टाइप का होता है, उसमें वो सारे जितने भी तुम्हारे गार्बेजेस होते हैं उसको कलेक्ट करके वहाँ पे जाके उसको डंप करते हैं। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, लैंडफिल एरिया बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा टॉपिक मैंने बताया था दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि ईजिली ज़मीन में सरगल पच जाते हैं, और एक तरह से वो क्या होता है ना, प्लांट को एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, नेचुरल न्यूट्रिएंट, ठीक है ना, जिसको मैंने आप लोगों को आई थिंक क्लास 7 में आप लोगों को पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 2 में,
ठीक है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, उसमें मैं बताऊंगी इसके बारे में आप लोगों को। तो इसका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि फ्रूट्स की जो भी फ्रूट्स के कचरे होते हैं या घर पे जो भी वेजिटेबल के जो भी कचरे होते हैं उसको ईजिली हम लोग ज़मीन में दे देते हैं, तो वो ईजिली क्या हो जाता है, वो कुछ मतलब कुछ टाइम के बाद वो एक तरह से वो ज़मीन में रह जाता है। और उसमें एक हमारा वर्मी कोस्टिंग प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे अर्थवॉर्म जो होती है, जैसे रेड अर्थवॉर्म, ये जो होता है जो भी तुम्हारे वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसको वो ईजिली खा लेते हैं और एक तरह से वो प्लांट को नेचुरल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जिस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड 100 साल 1000 साल बाद भी वो ज़मीन में एज इट इज़ वैसे ही रहता है, वो कभी सड़ता गलता नहीं है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं प्लास्टिक्स के बॉटल्स वगैरह जो भी होते हैं, जो वो सब सारे हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। ठीक है, एंड जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के डिस्पोजल जो भी है उसको हम लोग, प्लास्टिक्स के जितने भी डिस्पोजल्स होते हैं, जस्ट लाइक हम लोग आजकल देख रहे हैं कि प्लास्टिक्स का यूज़ बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कितनी सारी बीमारियां हो रही है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स गवर्नमेंट हैं जिन्होंने प्लास्टिक अपने स्टेट्स में टोटली बैन कर दिया है, जो वहाँ पे जूट बैग्स वगैरह का इस्तेमाल होता है ना। सो इसके लिए क्या है, जस्ट लाइक सॉरी, सो क्या है कि बहुत सारे एक मेथड मैंने आप लोगों को मेंशन किया था इस चैप्टर में, जो कि शायद आप लोगों को पढ़ना नहीं था बुक एज अ बुक पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैंने आप लोगों को एक 3R मेथड बताया था जिसमें बोलते हैं कि रीयूज़, रिसाइकल एंड रिड्यूस। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो जैसे कैसे हम किसी चीज़ को रिड्यूस कर सके, उस चीज़ को दोबारा रिसाइकल दैट मीन्स कि यूज़ कर सके। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सो दैट्स ऑल फॉर क्लास 6 का, तो इतना ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अब मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे से एग्जामिनेशन दो, अच्छे से प्रिपेयर करो, और अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑन दैट टॉपिक एंड आई विल बी, मैं दोबारा क्लास 7 की वीडियोस लेके आऊँगी। बाकी आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच जितने लोग मुझे देख रहे हैं, और इस वीडियो में जुड़ने के लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू।